हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज के वीडियो में हम लोग महाजनपद काल देखने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई, आप लोग को मैं बता दूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, बिहार एसआई हो, निश्चित रूप से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस वीडियो से ज़रूर पूछे जाएंगे किसी भी परिस्थिति में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप लोग को करना ये है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और पसंद आने पर लाइक जरूर करिएगा। अगला देखिए, अब पढ़ते हैं प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। साथियों, एक और दिया है महाजनपद और दूसरी ओर उसका राजधानी दिया है। मेरे प्यारे भाई, आप लोग जानते होंगे कि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। साथियों, जो गंधार है मेरे प्यारे भाई, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। यानी यहाँ ऑप्शन में गंधार दिया है और तक्षशिला ऑप्शन नंबर 4 दिया है। 1 का 4 होगा, 3 विकल्प में दिया है। और जो साथियों सुरसेन था मेरे प्यारे भाई, उसकी राजधानी मथुरा थी। यानी सुरसेन की राजधानी का मथुरा, यानी बी का 1 होगा। बी का 1 किस में दिया है भाई? बी का 1 2 में दिया है। और देखिए साथियों, और वत्स जो मेरे साथियों थे वो किसकी राजधानी थी? कौशाम्बी की राजधानी थी। यानी कि सी का 2। और साथियों, इसमें कोई में नहीं दिया है, यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर ए में। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फिर से मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो साथियों गंधार थी, साथियों गंधार जो महाजनपद था साथियों, उसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। और सुरसेन जो है साथियों महाजनपद था, उसकी राजधानी मथुरा थी। और वत्स जो महाजनपद था उसकी राजधानी कौन सी थी? तो कौशाम्बी थी। और कौशल जो था साथियों महाजनपद, उसकी राजधानी जो थी वो श्रावती थी। थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों कि महाजनपद मतलब 16 महाजनपदों का वर्णन किस ग्रंथ से मिलता है साथियों? तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अंगुत्तर निकाय यह कैसा ग्रंथ है साथियों? तो यह एक बौद्ध ग्रंथ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो अस्मक था। कौन सा था? अस्मक था। मैं क्वेश्चन को एक बार अगेन रिपीट करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को बताना बहुत जरूरी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो साथियों अस्मक था। कौन था? अस्मक। अस्मक की राजधानी कहाँ थी साथियों? तो पोतन या पोटली थी। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो साथियों मगध महाजनपद था। इसके शक्तिशाली होने का कई कारण थे। कभी जो वीडियो लेके आऊँगा तो आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताऊँगा। अब हम लोग अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? इसे आप लोग इंपॉर्टेंट कर सकते हैं साथियों। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा अजातशत्रु होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए, बिम्बिसार है ऑप्शन में, इसके बारे में बता दूं साथियों। आप लोग बिम्बिसार के बारे में जानते होंगे मेरे प्यारे भाई कि जो बिम्बिसार की हत्या कौन किया था? तो साथियों उसके पुत्र अजातशत्रु किया था। ये आप लोग जानते होंगे। और बिम्बिसार किस धर्म का अनुयायी था साथियों? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो मेरे प्यारे भाई, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, आप लोग को इतना बात याद रखना है। अब अजातशत्रु के बारे में बात करते हैं, उसके पुत्र के बारे में। तो साथियों अजातशत्रु जो है बिम्बिसार की हत्या मतलब किया था और बंदी बना के जो है रख लिया था अपने पिता को, बिम्बिसार को। किस लिए? तो गद्दी पे बैठने के लिए साथियों। इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है साथियों। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो साथियों कुनिक था। कुनिक इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है मेरे प्यारे भाई, इसलिए आप लोग को याद रखना है कुनिक। अजातशत्रु का जो है उपनाम कुनिक था। और आपसे क्वेश्चन फिर पूछ सकता है एग्जाम में कि जो अजातशत्रु था वो किस धर्म का अनुयायी था साथियों? तो मेरे प्यारे भाई किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। जो बाप था इसका बिम्बिसार, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और जो अजातशत्रु था उसका बेटा वो जैन धर्म का अनुयायी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखिए साथियों, एसएससी सीजीएल 2021 में क्वेश्चन एक पूछा था कि जो अजातशत्रु है साथियों, राजा अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था साथियों? तो हर्यक वंश से संबंधित था। हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसके पिता किए थे, जिसका नाम बिम्बिसार था। ये हर्यक वंश के संस्थापक हैं साथियों। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो अजातशत्रु था साथियों, इसका पुत्र कौन था? तो अजातशत्रु का जो मेरे प्यारे पुत्र था वो कौन था? उदयन था। कौन था? उदयन था। यानी यहाँ उदयन अब आ गए हम लोग उदयन पे। तो साथियों इसी उदयन ने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो साथियों उदयन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। और साथियों पाटलिपुत्र किसका पुराना नाम है साथियों?
तो पाटलिपुत्र जो है साथियों पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न पे हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? मेरे प्यारे भाई, मैं अभी डिस्कशन किया हूँ कि जो साथियों अजातशत्रु का बेटा जो था उदयन, उसने ही जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। और देखिए साथियों, अशोक के बारे में बात की जाए साथियों, तो इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। जैसे अशोक का अन्य नाम पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो साथियों देवनाम प्रियदर्शी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बन सकता है साथियों। अशोक जो है साथियों, वो अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है साथियों? तो गुर्जर्रा अभिलेख में, गुर्जर्रा अभिलेख में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बन सकता है आपके एग्जाम में। फिर आपसे क्वेश्चन साथियों पूछ सकता है मेरे प्यारे भाई कि जो कलिंग का युद्ध है वो कब हुआ था साथियों? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें साथियों इतना सारा मार काट देखने के बाद अशोक ने यह प्रण ले लिया था कि मैं कभी भी अब हिंसा नहीं करूंगा साथियों। और इसी के चलते साथियों, और ये बौद्ध धर्म का जो है, और देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है साथियों अशोक के? तो साथियों अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है, इसलिए आप लोग को ये याद रखना है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है साथियों? तो 13वें शिलालेख में मिलता है साथियों। और जो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था साथियों? तो उपगुप्त दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बन सकता है उपगुप्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था? तो साथियों उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु दिया था। और साथियों निग्रोध के प्रवचन सुनकर जो है साथियों, वो जो है अशोक बौद्ध धर्म का अपना लिया था साथियों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी पूछ सकता है। और साथियों जो अशोक है वो अपने बेटे और पुत्री, बेटे का जो नाम था साथियों वो महेंद्र था, और साथियों पुत्री का जो नाम था संघमित्रा था, को साथियों बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था साथियों, श्रीलंका। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि स्थित है, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न पे हम लोग और थोड़ा इसके बारे में बता दूं। जैसे साथियों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और बन सकता है मेरे प्यारे भाई कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था साथियों? तो साथियों जेम्स प्रिंसेप। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और ये भी पूछ सकता है। जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था। कब पढ़ा था मेरे प्यारे भाई? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति पढ़ा था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे भाई कि अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने किया था साथियों? तो पाद्रेटी फैनथेलर किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बन सकता है। कब किए थे साथियों? तो 1750 में, 1750 में। और साथियों आप लोग जानते होंगे कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 23 जून 1757 में। तो ये आप लोग को याद रखना है। घनानंद आया साथियों, तो घनानंद के बारे में आप लोग जानते होंगे कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों घनानंद था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग को याद रखना है। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है साथियों। तो साथियों मैं डिस्कशन थोड़ा कम करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा साथियों। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो कलाशोक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी साथियों? तो ये साथियों बेबीलोन में हुई थी 33 वर्ष की अवस्था में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, 33 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हुई थी। आपसे क्वेश्चन फिर पूछेगा साथियों कि जो सिकंदर है साथियों वो किसका शिष्य था? तो साथियों अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है कि जो सिकंदर था साथियों वो किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। अगला प्रश्न आपसे सिकंदर के बारे में साथियों पूछेगा मेरे प्यारे भाई कि सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर था साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये एग्जाम में बन सकता है। और सिकंदर का जल सेनापति का नाम क्या था साथियों? तो निर्याकस था। क्या था? निर्याकस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बन सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए आप लोग को याद रखना है। और साथियों और थोड़ा आपको बता दूं कि जैसे जो महान सिकंदर था साथियों, इसके जो प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? तो साथियों बहु केफला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये एग्जाम में आपके बन सकता है। बहु केफला,
इसके प्रिय घोड़ा का नाम था साथियों। और झेलम नदी के तट पे इसी घोड़े के नाम पे साथियों यह नगर बसाया था। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं साथियों। सिकंदर महान एवं पोरस यानी पुरु की सेनाओं के निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला गया था साथियों? सोचिए आप लोग। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो झेलम नदी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। साथियों अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। किस मृतभांड पाटली भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है साथियों? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था साथियों? तो साथियों भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था साथियों? उज्जैन जो है साथियों उसका प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापनंद था, और नंद वंश का अंतिम शासक पूछा जाए साथियों तो घनानंद था। अगला प्रश्न, भारत का नागार्जुन किसे कहा जाता है? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अंजमीज या जेंडरमीज कहा गया है साथियों? सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा घनानंद, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था साथियों? सोचिए आप लोग। मैं साथियों जल्दी करूंगा, क्योंकि आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, मैं जल्दी निपटाने का प्रयास करूंगा। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ईरानियों द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था साथियों? सोचिए आप लोग। तो साथियों यूनानियों द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था साथियों? सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा डेरियस या दारयाब्राहु प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे पढ़ेंगे साथियों। हाइडेपस या वितिस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? इसे इंपॉर्टेंट करिएगा साथियों। तो साथियों सिकंदर एवं पोरस के बीच लड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था साथियों, कब किया था मेरे प्यारे भाई? तो साथियों 326 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। शासक दिया है और साथियों वंश दिया है। किस वंश से कौन सा शासक संबंधित है साथियों? जो साथियों बिंबिसार है मेरे प्यारे भाई वो हर्यक वंश से संबंधित है, आप लोग जानते होंगे। जो कालाशोक है साथियों वो शिशुनाग वंश से संबंधित है, और जो महापनंद है साथियों वो नंद वंश से संबंधित है, और जो बिंदुसार है साथियों वो मौर्य वंश से संबंधित है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे साथियों। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला में दिया है महाजनपद और दूसरा में दिया है आधुनिक क्षेत्र साथियों। ये भी इंपॉर्टेंट है और साथियों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, इसलिए आप लोग को याद रखना है। जैसे साथियों जो मगध है मेरे प्यारे भाई ये आधुनिक क्षेत्र कौन सा है? पटना व गया के जिला, यानी ए का क्या होगा? ए का 1 होगा। ए का 1 2 में दिया है साथियों। और देखिए जो वत्स है साथियों इसकी आधुनिक क्षेत्र जो है इलाहाबाद है। बी का 2 होगा, बी का 2 होगा। तो और देखिए जो तीसरा कौशल दिया है साथियों, कौशल जो था अवध का क्षेत्र था, आधुनिक अवध का क्षेत्र था, और जो अवंती था वो मालवा का तट था। इस तरह इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की जो राजधानी साथियों वो कौन सी थी? सोचिए आप लोग। तो साथियों गिरिव्रज या राजगिरी थी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था साथियों? तो साथियों जो उदयन था उसके द्वारा किया गया था, और यही जो है वो पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक माना जाता है। और पाटलिपुत्र का जो साथियों पटना नाम किसने किया था? तो शेरशाह सूरी किया था साथियों। शेरशाह सूरी के बारे में बात की जाए तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो साथियों फरीद खां। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है साथियों? तो सासाराम में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये एग्जाम में बन सकता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। 16 महाजनपदों की सूची किस में मिलती है साथियों? अंगुत्तर निकाय में मिलती है। अंगुत्तर निकाय कैसा साथियों ग्रंथ है? तो साथियों यह एक बौद्ध ग्रंथ है साथियों। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे।
निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था साथियों? सोचिए आप लोग। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो घनानंद होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य है साथियों, मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है साथियों कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी के तट पे हुआ था साथियों? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 6ठी सदी ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। और इसी समय बौद्ध और जैन धर्म अस्तित्व में आए थे। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। सिकंदर की सफलता में भारत में के निम्न कारण थे साथियों? कौन कौन सा इसमें कारण था साथियों? तो देखिए साथियों, पहला था भारत में तब कोई केंद्रीय कंट्रोल सत्ता नहीं थी। ये भी सही है भाई, सब राजा जो है अपने अपने चक्कर में रहते थे। और दूसरा है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। भाई ये तो सही था, क्योंकि तभी तो कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर विश्व को जीतने वाला था साथियों। और उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है साथियों। घर का भेदी लंका ढाहे, बिल्कुल ये सही बैठता है साथियों। और चौथा जो है वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है साथियों। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। घर का भेदी लंका ढहा है। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है साथियों। सूची 1 में दिया है राजा और दूसरा में दिया है राज्य। तो देखिए साथियों, जो प्रदोत था साथियों, सोचिए आप लोग, जो प्रदोत था साथियों वो कहाँ का था? तो साथियों जो प्रदोत था साथियों वो कहाँ का था? अवंती का था, यानी ए का 3 होगा। ए का 3 किसी में नहीं दिया है, सी में दिया है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और जो साथियों उदयन था मेरे प्यारे भाई, वो कहाँ का था? तो वत्स का था। और जो प्रसेनजीत था, सी का जो राइट आंसर होगा वो होगा कौशल। और जो अजातशत्रु था साथियों, ये कहाँ का था? मगध का मगध महाजनपद का था। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है साथियों? तो मगध महाजनपद है। अगला प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा कलिंग में। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, अगर मैं अभी पहले ही बताया हूँ। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था साथियों, कौन किया था इसमें से? तो साथियों डेरियस राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे साथियों। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा साथियों? तो वज्जी संघ, जो कि वैशाली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। वज्जी संघ की विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम वाबार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गधा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया साथियों? तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं साथियों। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों? तो साथियों घनानंद था। और महापनंद जो है नंद वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन हुआ था साथियों, किसके समय काल में हुआ था? तो साथियों 600 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न राजाओं पर विचार करिए। पहला दिया है अजातशत्रु, बिंबिसार, प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन से बुद्ध के समकालीन थे साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। तो साथियों जो बिंदुसार था साथियों वो, और जो यार 1 और 3 दोनों होगा। देखिए ये इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा अजातशत्रु पहला हो गया, और दूसरा जो साथियों कौन होगा वो प्रसेनजीत होगा, यानी 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? सोचिए प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था साथियों? इसे आप लोग इम्पोर्टेंट करिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो साथियों अवंती, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे भाई। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था साथियों? सोचिए आप लोग। तो साथियों शिशुनाग, ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था साथियों, यानी मिला लिया था? कौन? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा बिंबिसार। कौन होगा मेरे प्यारे भाई? बिंबिसार, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। शिशुनाग ने किस राज्य
का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया साथियों, सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो देखिए किसको किसको किया था, तो अवंती को किया था, वत्स को किया था, कौशल को किया था, परंतु काशी को नहीं किया था। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा अजातशत्रु। क्या होगा? अजातशत्रु, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ, बी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? सोचिए आप लोग। तो देखिए साथियों, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद ने की थी। बिल्कुल गलत है भाई। महापनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वोच्छतक क्षत्रिय का अंत करने वाला एवं झटकराट की उपाधि धारण की। और साथियों इसमें कौन सही नहीं है साथियों? तो साथियों इसमें से सब सही है। कौन इसमें से सब सही है? ये भी सही है, ये भी सही है। और गिरिवराज, देखिए क्वेश्चन ये हिसाब से बन सकता है साथियों, इसलिए मैं थोड़ा चश्मा लगा लूँ और आपको बताता हूँ। देखिए कैसे, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महापनंद जो साथियों, इसे कौन सी उपाधि मिली थी साथियों? तो एक राठ की उपाधि मिली थी साथियों। ये क्वेश्चन बन सकता है। गिरिवराज, राजगिरी, पाटलिपुत्र और वैशाली क्रमशः इन 4 की राजधानी थी। ये भी सही है। इस तरह मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। क्या होगा साथियों? डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब सही है। अगला प्रश्न, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से एक का शासन था। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो मेरे प्यारे भाई नंद वंश, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी? सोचिए आप लोग। शक्तिशाली नगर था साथियों, तो मगध था साथियों। मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो साथियों देखिए इसमें क्या दिया है। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा साथियों। अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा साथियों, क्योंकि लाइक देख के थोड़ा मोटिवेट होता हूँ। और साथियों शेयर तो ज़रूर करिएगा आप लोग अपने मित्रों के साथ। तो साथियों देखिए इसके बारे में बात करी जाए मेरे प्यारे भाई, तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों होगा वो पहला देखिए का दिया है, खरोष्ठी लिपि का प्रचार। ये भी सही है भाई। दूसरा दिया है अभिलेख उत्कीर्ण करने का कला प्रचार। ये भी सही है। और साथियों आप लोग को अभिलेखों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो एपिग्राफी कहते हैं साथियों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार। ये भी सही है। और चौथा दिया है घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार। और पांचवा दिया है स्त्री अंग रक्षक की नियुक्ति। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1 2 3 4 5 सब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था साथियों? सोचिए आप लोग। तो साथियों इसका जो प्रभाव नहीं था साथियों, कौन सा नहीं था? तो साथियों उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये प्रभाव नहीं था साथियों। और अगला प्रश्न के और हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी साथियों? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों मगध होगा। मगध महाजनपद जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो बिंबिसार होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, इसलिए आप लोग को इसे याद करना ही करना होगा। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो साथियों महापनंद होगा, जो कि नंद वंश का संस्थापक का और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अगला प्रश्न, डेरिस जो दायरबाहु था साथियों ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त किया था साथियों? सोचिए आप लोग। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हमारे प्यारे भाई वो होगा 360 टैलेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था साथियों? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हेरोडोटस होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आप लोग जानते होंगे कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है साथियों। और हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और जो
अब देखिए, अब जो आए थे निरियाकस आए थे, एनासिस्क्रियटस आए थे और एरिस्टोबुलस आए थे। अगला प्रश्न, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था साथियों, क्या कहा जाता था? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो श्रेणी श्रेष्ठीन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। गृहपति का अर्थ है साथियों, गृहपति का क्या अर्थ है मेरे प्यारे भाई? तो साथियों ये जो इसका अर्थ है ये है कि धनी किसान नहीं तो भाई, धन व्यापारी ये भी नहीं साथियों, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं मिला है मेरे प्यारे भाई। तो देखिए साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों धनी किसान होगा। क्या होगा? धनी किसान। जो धनी किसान थे साथियों उन्हें गृहपति का अर्थ कहा जाता था। साथियों मैं थोड़ा गड़बड़ा गया हूँ इसलिए सॉरी फॉर डैट। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा धनी किसान को गृहपति कहा जाता था। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है साथियों। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो क्या होगा? देखिए जो साथियों अष्टकूलन था, अष्टकूलक, ये साथियों ये कहाँ का था? तो परामर्शदायी संस्था था। ए का एक होगा, ए का एक होगा, 2 में दिया है। फिर देखिए इसका ए राइट आंसर होगा, ए राइट आंसर होगा। बी का जो साथियों होगा, बी कहाँ दिया है? महापात्र का जो होगा साथियों वो क्या होगा? बी का 2 होगा, बी का 2 होगा, यानी उच्च कोटि के अधिकारी को महापात्र कहते थे। और सी में दिया है साथियों, क्या दिया है साथियों? बलिसाधक। बलिसाधक को साथियों किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी कहते थे साथियों। और किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी को हम लोग क्या कहते थे? तो साथियों बलिसाधक कहते थे। और चौथा दिया है सैल्सलिक या शुल्काध्यक्ष, किसे कहते थे साथियों? तो शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी, यानी डी का 4 होगा। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया था साथियों? तो प्यारे भाई मैं हम लोग ऊपर ही देखे हैं साथियों कि इस प्रश्न किसे मारा था? अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और अजातशत्रु को उदय ने मार दिया, अजातशत्रु जो बिंबिसार को मार दिया। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित की गई थी साथियों? लिच्छवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट करिएगा क्योंकि एग्जाम में बन सकता है मेरे प्यारे भाई। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और साथियों ये प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है साथियों। पहला दिया है महाजनपद और दूसरा दिया है राजधानी साथियों। तो देखिए साथियों इसके बारे में बात की जाए तो साथियों जो कुरु महाजनपद था साथियों उसकी राजधानी कहाँ थी? सोचिए आप लोग। तो साथियों जो कुरु था साथियों उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ में, यानी ए का 4 होगा, ए का 4 होगा, इंद्रप्रस्थ में, ठीक है। और साथियों जो बी है साथियों, बी में दिया है पंचाल। पंचाल की राजधानी कहाँ थी साथियों? तो पंचाल की जो राजधानी थी अधिछत्र थे, यानी बी का 3 होगा, बी का 3 होगा, बी का 3। देखिए बी में दिया है। तो साथियों हम लोग इजीली क्वेश्चन आंसर की ओर पहुंच जाते हैं। और तीसरा में दिया है कौशल। कौशल की जो साथियों राजधानी थी वो कहाँ थी? तो साथियों साकेत थी। और साथियों ये कौशाम, और देखिए और चौथा दिया है वत्स। वत्स की राजधानी कहाँ थी मेरे प्यारे भाई? डी में वत्स दिया है, वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? साथियों मैं आप लोग को ऊपर ही बताया हूँ कि जो अंगुत्तर निकाय है साथियों यह बौद्ध ग्रंथ है और इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है साथियों? तो सोचिए आप लोग। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों कौशाम्बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर शेयर करिएगा। और साथियों मैं दावा के साथ कहता हूं कि साथियों इससे बाहर प्रश्न आने की संभावना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत जल्दी सफल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।